हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आस्था में। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण भाग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल यानी कि द्रव्य के गुण एवं आर्किमिडीज सिद्धांत के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। पहला क्वेश्चन, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण है ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी श्यानता, ऑप्शन सी प्रत्यास्था, ऑप्शन डी घर्षण। तो जब हम पानी से ब्रश को निकालते हैं तो उनके जो बाल होते हैं आपस में चिपके होते हैं। इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। बात करते हैं पृष्ठ तनाव की, तो द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ यानी कि अपर सरफेस सदैव तनाव की स्थिति में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल या आकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के पृष्ठ का यह तनाव ही पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहलाता है। सरफेस टेंशन T=F/L यानी कि एकांक सरफेस, ये मान लो द्रव का सरफेस है तो सरफेस के एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर या जूल पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि ऑप्शन ए बर्फ कुछ पानी सोख लेता है और तैरता है, ऑप्शन बी बर्फ और पानी के बीच रासायनिक अभिक्रिया के कारण, ऑप्शन सी बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बर्फ जो है पानी में तैरता है, इसका प्रमुख कारण है बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। इसको जो हम आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा हम समझ सकते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि यदि किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः यह अंशतः डुबाने पर ठोस के भार में कमी प्रतीत होती है तथा ठोस के भार में यह कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत को फ्लोटिंग रूल भी कहते हैं या प्लवन का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार भार में आभासी कमी हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में 3 तरह का मेन कंडीशन बनती है। पहला, वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार से अधिक हो तब वस्तु डूब जाएगी। दूसरा, वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो। इसमें कंडीशन बनती है कि जो फ्लोटिंग बॉडी होती है वो सरफेस पर ही तैरती रहती है। और तीसरा कुछ होता है कंडीशन, यदि वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव भार से कम हो तो क्या होगा कि बॉडी फ्लोटिंग करती रहेगी, उसका कुछ भाग बाहर निकला होगा और कुछ भाग अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए द्रवों का उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाह, ऑप्शन बी कोशिका क्रिया, ऑप्शन सी बर्नौली का सिद्धांत, ऑप्शन डी द्रवों की श्यानता। तो जो फाउंटेन पेन होता है वो कोशिका क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फुहारा या स्प्रेयर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए बर्नौली सिद्धांत, ऑप्शन बी आर्किमिडीज सिद्धांत, ऑप्शन सी पास्कल सिद्धांत, ऑप्शन डी प्लवन सिद्धांत। तो जो फुहारा या स्प्रेयर होता है वो बर्नौली के प्रमेय पे कार्य करता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। बर्नौली के प्रमेय को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार जब कोई असंपीड्य एवं अश्यान द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा यानी कि दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थित ऊर्जा का योग नियतांक होता है, यानी कि यह कांस्टेंट होता है। P दाब ऊर्जा प्लस हाफ रो v स्क्वायर गतिज ऊर्जा प्लस रो GEH स्थिर ऊर्जा का कांस्टेंट होता है। ये बर्नौली के प्रमेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पानी की बूंदों
का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है? ऑप्शन ए असंजक बल का अभाव, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी आपस में मिल नहीं सकते, ऑप्शन डी तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। तो पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का प्रमुख कारण असंजक बल का अभाव होता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं असंजक बल क्या होता है। जब भिन्न भिन्न तरह के अणुओं के बीच लगने वाला बल असंजक बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? ऑप्शन ए द्रव स्तंभ की ऊंचाई, ऑप्शन बी पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऑप्शन सी द्रव का घनत्व, ऑप्शन डी पात्र के तल पर गुरुत्व के कारण त्वरण। चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी पात्र में जो द्रव भरा होता है, मान लो ये पात्र है, इसमें जो द्रव भरा है इसका किसी भी हाइट h पर हम जो हमें दाब निकालना होता है उसका फार्मूला होता है P = रो जी एच, जहाँ रो उसका घनत्व होता है, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है और एच उसकी ऊंचाई या हाइट होती है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं द्रव स्तंभ की ऊंचाई हमें ज़रूरी होती है। पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पे हम फार्मूला में देखते हैं कि कहीं भी एरिया का कोई चर्चा नहीं की गई है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। पात्र के तल के पृष्ठ के क्षेत्रफल की आवश्यकता नहीं होती है। बात करते हैं ऑप्शन सी द्रव का घनत्व, तो द्रव के घनत्व की आवश्यकता होती है और पात्र के तल पर गुरुत्व के कारण त्वरण, ये भी जी की भी आवश्यकता होती है। तो यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए पात्र के तल के पृष्ठ की क्षेत्रफल की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है और तब उसमें एक समान दर पर वाष्प भरी जाती है। पात्र में दबाव, ऑप्शन ए पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन बी निरंतर बढ़ता है, ऑप्शन सी पहले बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है, ऑप्शन डी पहले घटता है और फिर निरंतर बढ़ता है। तो यदि एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाए और तब उसमें एक समान दर पर वाष्प भरी जाए तो पात्र में दबाव पहले बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी यथावत बना रहेगा, ऑप्शन डी चपटा होकर तस्तरी नुमा हो जाएगा। तो जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब से कम होता है, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। ऑप्शन ए वायु दाब में कमी के कारण, ऑप्शन बी वायु दाब में वृद्धि के कारण, ऑप्शन सी स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, ऑप्शन डी अत्यधिक भार के कारण। चूँकि जब हम हवाई जहाज़ पे यात्रा करते हैं तो जो उसके अंदर का एटमॉस्फेयर, जो उसके अंदर का दाब होता है वो बाह्य दाब से कुछ कम होता है और जो हमारी स्याही की पेन होती है उसको हम वायुमंडलीय दाब के बराबर डिजाइन करते हैं। चूँकि अंदर का दाब कम होता है इसलिए स्याही बाहर निकलने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका प्रमुख कारण वायु दाब में कमी के कारण। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम ऑप्शन ए स्थिर तथा शांत होगा, ऑप्शन बी वर्षा युक्त होगा, ऑप्शन सी ठंडा होगा, ऑप्शन डी तूफानी होगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है। ये
सभी वनडे एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा कि यदि वायु दाब की रेटिंग में अचानक गिरावट आती है तो इसका संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल है। ऑप्शन ए स्याही की श्यानता, ऑप्शन बी केशिकीय अभिक्रिया परिघटना, ऑप्शन सी ब्लटिंग से होकर स्याही का विसरण, ऑप्शन डी साइफन क्रिया। तो ब्लटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है केशिकीय अभिक्रिया परिघटना, मतलब केशिका कैपिलरिटी। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए क्वथनांक बिंदु, ऑप्शन बी गलनांक बिंदु, ऑप्शन सी हिमांक बिंदु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ठोस की शुद्धता होती है वो गलनांक बिंदु यानी कि मेल्टिंग पॉइंट द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसके द्वारा निर्धारित की जाती है ठोस की शुद्धता। यदि गलनांक बिंदु, यदि ठोस में अशुद्धता विद्यमान है, यानी कि जो भी ठोस है उसमें इम्प्योरिटी है, अशुद्धता है, तो उसका गलनांक बिंदु क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है कम हो जाता है अगर उसमें अशुद्धता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? ऑप्शन ए समुद्री पानी में कम संदूषण होता है, ऑप्शन बी समुद्री तरंगे तैराक को तैरने में सहायक होती हैं, ऑप्शन सी समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, ऑप्शन डी समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। तो तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। हम बात करते हैं कि समुद्री पानी का घनत्व ज़्यादा कैसे होता है, क्योंकि समुद्री पानी में विभिन्न लवणों के घुले होने के कारण, चूँकि हम आर्किमिडीज का सिद्धांत या प्लवन के सिद्धांत के द्वारा जानते हैं कि प्लवन के लिए वस्तु का भार वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होना चाहिए। चूँकि समुद्री पानी में विभिन्न लवणों के घुले होते हैं, अर्थात जितना अधिक द्रव भार को विस्थापित करेगी उतनी ही आसानी से तैरेगी। घनत्व तो अधिक होने के कारण विस्थापित द्रव का भार अधिक होता है, अतः उसमें तैरना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन बी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ऑप्शन सी दाब अधिक होने से गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन डी दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से, प्रेशर अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तेल दीप में बत्ती का तेल डॉट के कारण ऊपर बढ़ता है। ऑप्शन ए दाब अंतर, ऑप्शन बी केशिका क्रिया, ऑप्शन सी तेल की निम्न श्यानता, ऑप्शन डी गुरुत्वीय बल। तो जो तेल की बत्ती होती है उसमें जो तेल होता है ऊपर बढ़ता है, उसका प्रमुख कारण केशिका क्रिया। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। कैपिलरिटी इसका प्रमुख कारण होता है, कैपिलरिटी यानी कि कोशिकीय क्रिया। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। ऑप्शन ए लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है, ऑप्शन सी लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होता है, ऑप्शन डी या जल का विस्थापन नहीं करता है। तो जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का प्रमुख कारण लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। मानी कि वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार से अधिक होता है। आर्किमिडीज का फर्स्ट कंडीशन की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? लोहा पानी में डूब जाता है, ऑप्शन बी लकड़ी पानी में तैरती है, ऑप्शन सी पारा पानी पर तैरता है, ऑप्शन डी लोहा पारे पर तैरता है। तो पारा पानी पर तैरता है ये कथन गलत है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि पारे का घनत्व जो होता है वो पानी के घनत्व से अधिक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो ऑप्शन ए जल का स्तर गिर जाएगा, ऑप्शन बी जल छलकने लगेगा, ऑप्शन सी जल का स्तर वही बना रहेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर होगा कि जल का स्तर वही बना रहेगा, यानी कि जब पानी से भरे गिलास के अंदर बर्फ का टुकड़ा जो तैरता है, यदि बर्फ पिघल जाती है तब भी जल का स्तर वही बना रहेगा। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चलित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग होता है? नंबर ऑप्शन ए आर्किमिडीज सिद्धांत, ऑप्शन बी पास्कल नियम, ऑप्शन सी बर्नौली प्रमेय, ऑप्शन डी फैराडे नियम। तो जो स्वचालित वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं या द्रव चलित ब्रेक होते हैं, उनमें पास्कल का नियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। वायु में प्रचक्री यानी स्पाइनिंग क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। ऑप्शन ए बर्नौली के प्रमेय के आधार पर, ऑप्शन बी पवन द्वारा पैदा किए गए प्रक्षोभ के आधार पर, ऑप्शन सी वायु की उत्प्लावकता के आधार पर, ऑप्शन डी पवन की दिशा में अचानक परिवर्तन के आधार पर। तो वायु में प्रचक्री यानी कि स्पाइनिंग क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या बर्नौली के प्रमेय के आधार पर की जाती है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है। ऑप्शन ए विस्कासिता, ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन सी अल्प भार, ऑप्शन डी पृष्ठ तनाव। तो द्रव की बूंदें गोलाकार होती हैं, इसका प्रमुख कारण पृष्ठ तनाव होता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है, जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि ऑप्शन ए पारा धातु होता है, ऑप्शन बी पारे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, ऑप्शन सी पारे का संसंजन उसका शीशे के साथ असंजन से अधिक होता है, ऑप्शन डी पानी का संसंजन उसके शीशे के साथ असंजन से अधिक होता है। इस यानी कि एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिरने से वह फैल जाता है, जबकि पारा की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है। इसका प्रमुख कारण पारे का संसंजन यानी कि कोहेसिव फोर्स जो होता है, उसका शीशे के साथ असंजन एडिशन फोर्स से अधिक होता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। आपेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी मैनोमीटर। तो जो आपेक्षिक आर्द्रता होता है उसको हम हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। उत्प्लावी बल निर्भर करता है। ऑप्शन ए तरल की गहराई पर, ऑप्शन बी विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर, ऑप्शन सी विस्थापित तरल के केवल आयतन पर, ऑप्शन डी विस्थापित तरल के भार पर। तो उत्प्लावी बल जो होता है वो विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है, यानी कि जो वस्तु डुबोई जाती है वो कितना द्रव को विस्थापित करती है, उसी पर उत्प्लावी बल या फ्लोटिंग फोर्स निर्भर करता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 20 डिग्री सेल्सियस। तो जो जल का घनत्व अधिकतम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ये भी पूछा जाता है कि किस तापमान पर उसका आयतन न्यूनतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका घनत्व अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, जबकि उसका वॉल्यूम मिनिमम होता है। ये याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। जब एक झील की सतह पर जल जमने जा रहा है तो इसके तल पर पानी का तापमान क्या होगा? ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 20 डिग्री सेल्सियस। तो जब एक झील की सतह पर जल जमने लगता है, यानी कि मान लो ये झील है तो ये इसका जो सरफेस होगा ये जमने लगेगा, तो इसके तल पे जो पानी होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। मछलियाँ जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि ऑप्शन ए मछलियाँ गर्म खून की होती हैं, ऑप्शन बी मछलियाँ बर्फीली मौसम में सुप्तावस्था में रहती हैं, ऑप्शन सी झील की तली का पानी जमता नहीं है, ऑप्शन डी बर्फ मछलियों तक ऊष्मा पहुंचाती है। तो मछलियाँ जमे पानी की झील में जी सकती हैं क्योंकि झील की तली का पानी जमता नहीं है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। चूँकि बर्फ ऊष्मा का कुचालक होता है, अतः नीचे के 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता, जिससे नीचे वाली जल जमने से बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह प्रजनन में बाधा डालता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मच्छरों के लिए उच्च विष है, ऑप्शन सी लार्वा के सांस में बाधा डालता है, ऑप्शन डी मच्छरों को भगाता है। तो स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम मिट्टी के तेल को पानी में डालते हैं तो जो सतह का पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। जब एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब ऑप्शन ए नीचे की ओर गिरता है, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी वैसा ही स्थिर बना रहता है, ऑप्शन डी ऊपर की ओर उठता है। तो जब एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तो ऊपर की ओर उठता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। इससे जहाज समुद्र में नदी की अपेक्षा कम डूबकर ही अपने भार के बराबर जल हटा देता है, अर्थात जल ऊपर की ओर उठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर हो तो द्रव का अपवर्तनांक होगा। ऑप्शन ए 0.75, ऑप्शन बी 21.33, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 1.33। चूँकि हम जानते हैं कि अपवर्तनांक इक्वल टू वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो अपवर्तनांक जो होगा वास्तविक कितना है? वास्तविक 20 सेंटीमीटर है और आभासी 15 सेंटीमीटर है। इसको जब हल करेंगे तो 1.33 आएगा। तो ये ऑप्शन टी इज ए करेक्ट आंसर। और दोस्तों, यदि आप इस वीडियो की PDF को चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आस्था को ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तथा अपने सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू सो मच।